आज की फटाफट रिवीजन की क्लास में एक तरफ तो मैंने लिखी हैं कुछ पुस्तकें जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं और दूसरी तरफ लिखे हैं उन पुस्तकों के लेखक। आपको दिया जाएगा 30 सेकंड का समय, आपको विचार करना है कि कौन सी पुस्तक के लेखक कौन है और 30 सेकंड के बाद मैं आंसर बताऊंगा और फिर से शुरुआत करेंगे धड़ाधड़ प्रश्नों की, क्वेश्चन आंसर की, फटाफट रिवीजन की। उम्मीदें हैं आपको जो समय दिया गया था आपने उसमें जो करना था कर लिया। अब देखिएगा जरा मेरी बातें सुनिए। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पुश करके समझ सकते हैं। देखिए जरा, सनी डेज पुस्तक है और सनी डेज पुस्तक के लेखक है सुनील गावस्कर। सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन होंगे? सुनील गावस्कर। एफ के सामने वाला इसका आंसर सही होगा। ध्यान से देख लेना, क्यों लकीरें खींचते फिर, ध्यान से देख लेना आप ही। डेवलपमेंट इज फ्रीडम, डेवलपमेंट इज फ्रीडम पुस्तक के लेखक देखिएगा जरा कि कौन हो सकते हैं। डेवलपमेंट अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जी इसके लेखक थे। ई नंबर पर जा रहा है सही इसका। आगे लिखा गया पोस्ट ऑफिस, दिख भी रहा है? नहीं दिख रहा, सुनिए तो जरा, इधर लिखते हैं, इधर यहां लिखते हैं। एफ के सामने इसको लगा देना आप। सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? एफ लिखा हुआ है, सुनील गावस्कर हो गया। ठीक है, आगे डेवलपमेंट इज फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं अमर्त्य सेन। ई नंबर पर जा रहा है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। सी नंबर इसका सही जा रहा है। ब्रोकन विंग्स के लेखक सरोजिनी नायडू जी हैं। बी नंबर पर जा रहा है ये। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया इज फॉर सेल, चित्रा सुब्रमण्यम कहाँ है? पहले नंबर पर जा रहा है, ए नंबर पर गया है। बादशाह नामक की रचना किसने की? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। बादशाह नामक की रचना ऑप्शन डी पर गया है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं बी एस मुनहास। ये विरल वाला इसका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक बार आप खुद विचार कर लेंगे, देख लेंगे जरा। सनी डेज है, एफ नंबर लिखा हुआ तो एफ पर जाकर के देख लेंगे, सुनील गावस्कर की है। डेवलपमेंट इज फ्रीडम पुस्तक है, ई नंबर लिखा हुआ है, अमर्त्य सेन की पुस्तक है। पोस्ट ऑफिस सी नंबर लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। ब्रोकन विंग्स बी नंबर, सरोजिनी नायडू की है। इंडिया इज फॉर सेल, चित्रा सुब्रमण्यम की पुस्तक है। बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी जी की पुस्तक है। और प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक ये लिखी है बी एस मिनहास जी ने। ये वो पुस्तकें हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब शुरुआत करते हैं जरा धड़ाधड़ प्रश्नों की। सोचिए जरा, विचार कीजिएगा आप। पहले तो आप मुझे बताइए, इधर को मैं रफ कर दूँ, इनको रफ बताइए अब जरा। अब भी अगर आप इन पुस्तकों के आंसर दे पाते हो, सबके सब जितनी भी बोर्ड पर पुस्तकें लिखी हुई हैं, अगर अब भी आप इनके आंसर फटाफट दे पाते हो तो समझिए आपकी 100% तैयारी है। कोई एग्जाम ना ऐसा नहीं होगा अब जो आप जिस एग्जाम में आप बैठ जाओ और आप उससे आउट हो जाओ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा। बताइए जरा, सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन थे? सुनील गावस्कर जी ने इस पुस्तक को लिखा। डेवलपमेंट इज फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? अमर्त्य सेन। कौन अमर्त्य सेन? वही अमर्त्य सेन जिन अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय व्यक्ति हैं, एकमात्र भारतीय व्यक्ति। आप विचार कीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और इसका जो क्षेत्र है 6ठे नंबर का क्षेत्र, वो कब जोड़ा गया था? उस क्षेत्र को कब जोड़ा गया? 1969 में इसको जोड़ा गया था। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस, मेरा आंसर आने से पहले आपका आंसर। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने कौन सा चित्र बनाया? औरत नामक चित्र बनाया। एक दार्शनिक थे, एक साहित्यकार थे और एक चित्रकार भी थे। कौन व्यक्ति? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और चित्रकार बनने का सपना तब देखा, विचार में तब आया जब अवस्था 70 वर्ष की थी। देखिए जरा, रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस किनकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। देखिए आगे, ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू। राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, सरोजिनी नायडू जी ने कहा। इंडिया इज फॉर सेल, इंडिया इज फॉर सेल, चित्रा सुब्रमण्यम भारत बिक्री के लिए है और था वास्तव में अंग्रेजी के समय में की ये पुस्तक थी। बादशाहनामा की रचना किसने की? अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा की रचना की। और प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसने लिखी? तो बी एस मिनहास, बी एस मिनहास जी इस पुस्तक को लिख करके गए। अब शुरुआत करते हैं अपने धड़ाधड़ प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न मैं आपके लिए बोलता हूं, पहला प्रश्न ये है, इसको मैं रखूं।
पहला प्रश्न यह है कि भारत का पहले उस राज्य का नाम आप मुझे बता दो जिस राज्य ने सबसे पहले कौन सा वो राज्य था जिस राज्य ने सबसे पहले खेल को उद्योग का दर्जा दिया। कितना बेहतरीन दमदार प्रश्न है कि कौन सा वो राज्य था जिस राज्य ने सबसे पहले खेल को उद्योग का दर्जा दिया। तो आंसर है मिजोरम। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा था? मिजोरम राज्य था, मिजोरम। आपके माइंड में आया होगा हरियाणा होगा, आपके माइंड में आया होगा मणिपुर या असम होगा। अरे सुनिए जरा, जो खेल गेम है, यूथ गेम्स की शुरुआत हरियाणा से हुई थी सबसे पहले। और दूसरा सुनिए, दूसरा प्रश्न, मणिपुर, भारत में पहला खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? तो आंसर मणिपुर में। भारत में पहला खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? तो आंसर मणिपुर में स्थापित किया गया। और खेल को उद्योगों का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? मिजोरम बना, मिजोरम। आप विचार करके आप मुझे बता सकते हैं कि मणिपुर से कौन सी महिला आती थी? तो मैरी कॉम। मैरी कॉम जो एक महिला मुक्केबाज है जिनको सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। और अगला विचार कीजिए, एक अगर आपसे एग्जामिनर पूछता कि भारत का वो राज्य कौन सा था जिस राज्य ने कृषि को सबसे पहले उद्योग का दर्जा दिया? महाराष्ट्र। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो महाराष्ट्र राज्य था, महाराष्ट्र। एक प्रश्न आप मुझे बता दोगे लेखपाल वालों, आप मुझे विचार करके बताओ कि उत्तर प्रदेश ने किस वर्ष मत्स्य पालन को उद्योग का दर्जा दिया था? किस वर्ष उत्तर प्रदेश ने मत्स्य पालन को उद्योग का दर्जा दिया था? 2015 में। 2015 में उद्योग को दर्जा दिया गया था। आगे और भी बताइए जरा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1975 ईस्वी को। और केंद्र की सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दे दिया था? वर्ष 1989 ईस्वी को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। आगे चर्चा करते हैं। आगे देखिए जरा क्या क्या बातें मैंने आपको बताई हैं कि भारत में सबसे पहले खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य मिजोरम। मणिपुर में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। महाराष्ट्र ने सबसे पहले कृषि को उद्योग का दर्जा दिया। और उत्तर प्रदेश ने मत्स्य पालन को उद्योग का दर्जा कब दिया? तो 2005 ईस्वी, सॉरी 2015 ईस्वी में। 2005 वाली बात आप मुझे बताओ कि कौन सा वो वर्ष था, यानी 2005 तो था, 2005 ईस्वी में भारत में शुरुआत हुई थी किसकी? सूचना के अधिकार की। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में जो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे उस समय में इसकी शुरुआत हुई। तो कब से हुई थी? ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। 13 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005, 30 अक्टूबर 2005 या 20 अक्टूबर 2005। सही आंसर 12 अक्टूबर 2005 को भारत में किसकी शुरुआत हो गई? सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय नागरिकों को प्रदान कर दिया गया था। और बताओ कि भारत में जो मोबाइल बैंक है, सॉरी मोबाइल बैंक नहीं कहेंगे, मोबाइल कोर्ट है यानी चलित न्यायालय है, वो चलित न्यायालय भी किनकी देन है? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की ही देन है। और पूरा योजना का मीन्स कि गांव के लोगों को भी शहरी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ये भी किनकी देन है? ये भी एपीजे अब्दुल कलाम जी की ही देन है। आगे विचार करते हैं, अगले प्रश्न पॉइंट पर आते हैं। बताइए जरा कि एक अभ्यारण्य है नंदनकानन। नंदनकानन अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? फटाफट रिवीजन क्लास है। आप मुझे बताइए कि नंदनकानन अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदनकानन अभ्यारण्य भारत के उस राज्य में स्थित है जिस राज्य का शोक महानदी को कहा जाता है। जिस राज्य में तलचर एक बंदरगाह स्थित है, स्थान है जहां पर भारी संयंत्र है, तलचर भारी संयंत्र स्थित है। ये वो राज्य है जिस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पारादीप तेल रिफाइनरी है। और पारादीप बंदरगाह है भारत का, जिस बंदरगाह से किसका निर्यात करते हैं? चावल का निर्यात करते हैं। ये वो राज्य ही है जिस राज्य में चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। राज्य उड़ीसा राज्य है। चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक उड़ीसा के अंदर। कटक उड़ीसा में चावल अनुसंधान संस्थान है। और उड़ीसा के अंदर ही आपको याद हो कि भारत में एक झील है चिल्का झील, जो भारत की क्या पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील वेम्बनाड झील है। और वेम्बनाड झील केरल में है, जबकि सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी चिल्का झील है। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। क्या आप मुझे बता देंगे कि भारत का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है?
भारत का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? नीलगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, मान्यता मिली वर्ष 1946 ईस्वी को। भारत में स्थापित सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य नीलगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य है और नीलगिरी को वन्यजीव अभ्यारण्य की मान्यता वर्ष 1986 ईस्वी को दी गई थी। आप और बताइए कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में सर बेकलहेम के द्वारा की गई थी और वर्तमान में इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम हेली था। कहानी समाप्त। आगे बताइए जरा कि भारत का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिस नेशनल पार्क का एरिया सबसे ज्यादा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला नेशनल पार्क कौन सा है? क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है तो हेमिस नेशनल पार्क है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख के अंदर, और यहां पाए जाते हैं हिम चीते, हिम तेंदुए कहां पाए जाते हैं? हेमिस में। और भी पूछेगा कि भारत में कहां मनाया जाता है हेमिस उत्सव, तो आंसर लगा देना लद्दाख के अंदर हेमिस उत्सव मनाया जाता है। लद्दाख के अंदर हेमिस उत्सव मनाते हैं। कौन सा राज्य है जिस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है? तो आंसर लगा के आइएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि वनों में होंगे और सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश है। और जब सबसे ज्यादा पूछे कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, तो आंसर लगाना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है और वहां के ज्यादातर संसाधन वनों पर ही निर्भर है। वन ही वहां का संसाधन है, वन है यानी जंगल है। वहां सेंटिनल जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति पाई जाती है, ओंग जनजाति वहां पाई जाती है, तो जनजातियों वाला क्षेत्र है। इसलिए 9 नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार द्वीपों में अकेले में और 10 है मध्य प्रदेश के अंदर। क्या उत्तर प्रदेश में भी एक आध नेशनल पार्क है? क्या अपने उत्तर प्रदेश में एक आध नेशनल पार्क है? हाँ है तो सही। नाम बताइए। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी के अंदर। और बताइए जरा, आप बताओ रोहिला नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? रोहिला नेशनल पार्क ये भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। रोहिला नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण परियोजना भी किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। मणिकर्ण झील भी किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। और बताइए, एक नागरहोल नेशनल पार्क पूछता है। नागरहोल क्या लिखा? नागरहोल नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? ये है कर्नाटक राज्य के अंदर। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो बताना है आपको कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? आंसर कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो गया। और बताइए कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 राज्यों में फैला हुआ है? पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी है इसका कुछ हिस्सा, और इसका नागपुर महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सा है। नागपुर किसके लिए जाना जाता है? संतरों के लिए। क्या आप मुझे बताएंगे कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वही पाया जाता है जो नींबू के अंदर पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल संतरों के अंदर पाया जाता है, नींबू के अंदर भी यही पाया जाता है। नींबू उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य सहारनपुर है। सहारनपुर सबसे ज्यादा नींबू का उत्पादन करता है। बताइए कौन सा वो विटामिन है जो विटामिन मनुष्य के शरीर में संचित नहीं हो सकता? विटामिन सी, यानी पिछली वीडियो में भी कवर किया था कि कौन सा विटामिन है जो विटामिन मानव के मूत्र में पाया जाता है, तो आंसर विटामिन सी मानव मूत्र में पाया जाता है। एक बात बताओ कि मनुष्य के शरीर के अंदर अगर अधिक मात्रा हो जाती है यूरिया की, तो उससे एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यूरेमिया। यूरेमिया क्या है? एक बीमारी है। शरीर में अगर यूरिया की मात्रा ज्यादा हो गई है, किडनी खराब हो गई है, वो यूरिया को नहीं फेंक पा रही है, तब मनुष्य में एक बीमारी हो जाती है जिसको क्या कहते हैं? यूरेमिया। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मनुष्य एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार का उत्सर्जन करता है। अच्छा, एक अंग है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट, ये बोमेन संपुट अंग शरीर के किस अंग से संबंधित है? बोमेन संपुट अंग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ये बात आपको बतानी है। सुनिए जरा। नंदनकानन उड़ीसा, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, हिमचीते पाए जाते हैं, सबसे अधिक क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, सबसे बड़ा है कान्हा
रोहिला नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में है। शरीर में यूरिया की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको रोग को यूरेमिया कहते हैं। देखिए जरा, मैंने लिखा है बोमेन संपुट का संबंध किस अंग से है। मनुष्य के शरीर में एक अंग होता है किडनी, और किडनी के अंदर किडनी का भार होता है 150 ग्राम। किडनी का भार 150 ग्राम होता है। हृदय का भार 350 ग्राम होता है। यकृत यानी लीवर का भार 1.5 किलो होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1350 ग्राम होता है। एक बार देखिए जरा, किडनी का भार 150 ग्राम, हृदय का भार 1350 ग्राम, यकृत का भार 1.5 किलो और मस्तिष्क 1350 ग्राम का लगभग होता है। वयस्क व्यक्ति के मैंने आपको बताए हैं। मनुष्य की किडनी के अंदर ये महीन महीन से धागे पाए जाते हैं, जिन धागों को कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन ये उसी प्रकार से होते हैं जैसे चाय छानने वाली चन्नी के अंदर धागे लगे होते हैं, चन्नी लगी होती है। तो ये जो चाय जैसे चन्नी छान देती है, उसी प्रकार से किडनी सारे जो पदार्थ होते हैं उन सारे पदार्थों को छान करके क्या कर देती है, अलग। सारे पदार्थ चाहे रक्त के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर तांबा है, लोहा है, यूरिया है, अमोनिया, ये बहुत सारे पदार्थ है, सबको छान देती है। लेकिन जब इसने छान दिया तो एक छाना यहां से रक्त आया, इसने सब कुछ छान के रक्त भेज दिया इधर को। लेकिन जो छान दिया है तो इसने सब कुछ छान दिया है। तो यहां पर एक किडनी के अंदर एक और अंग लगा हुआ होता है जिसका नाम है बोमेन संपुट। और जब ये बोमेन संपुट का कार्य ये होता है कि शरीर में इसने किडनी ने सारे पदार्थ छान दिए, लेकिन कुछ की आवश्यकता तो शरीर को थी ना। तो ये बोमेन संपुट क्या कार्य करता है, ये बोमेन संपुट जितनी मात्रा में शरीर को आवश्यकता है लोहे की, जितनी मात्रा में यूरिया की आवश्यकता है, जितनी मात्रा में तांबे की आवश्यकता है, उतनी मात्रा में लोहा, तांबा वगैरह रक्त में मिला देता है। तो बोमेन संपुट किडनी के अंदर जुड़ा हुआ एक अंग होता है। किडनी के क्रियात्मक इकाई जो रक्त को छानने का काम करती है उसको नेफ्रॉन कहते हैं, और यही कारण है कि किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। आगे चर्चा करते हैं। कितना बताया किडनी का भार, 150 ग्राम, और कितनी किडनी मनुष्य के शरीर के अंदर होती हैं, तो 2। आगे बताइए जरा नेक्स्ट, ओलंपिक खेल में आप विचार करके बताओ कि ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत तौर पर सबसे पहले पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे। प्रश्न समझ नहीं आया होगा। प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से भारत ने हॉकी में 1928 में पहली बार गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल 1928 में भारत ने जीता था, लेकिन वो एक व्यक्ति ने थोड़ी ना जीता, वो तो पूरी टीम के नाम हो गया। तो उस व्यक्ति का नाम बताओ जिस व्यक्ति ने अकेले तौर पर जीता हो, अकेले को मिला हो। वो गोल्ड की बात नहीं कर रहे, कोई सा भी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे रजत हो, चाहे कांस्य हो। जिस प्रकार से भाला पैक कौन है, ये नीरज चोपड़ा, इन्होंने जीता है तो व्यक्तिगत जीता है। हॉकी के लिए जीता गया है, इसी बार कांस्य पदक, तो संयुक्त रूप से। तो व्यक्तिगत रूप में जीतने वाले सबसे पहले व्यक्ति भारत में ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाले कौन थे। महिला तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, उसको याद ना करियो, व्यक्ति का नाम बताना, व्यक्ति का नाम कौन थे, वे व्यक्ति कौन थे। तो वे थे केडी जाधव। नाम तो आपने सुन रखा था, केडी जाधव। अलग से 10 रुपए वाली एक नोटबुक, यानी 20 रुपए वाली लेनी है, 10 रुपए वाली नहीं, कि मेरी भी बेइज्जती करो। 10 रुपए वाली नहीं लेनी है, 20 रुपए वाली लेनी है एक नोटबुक। और जो विविध के प्रश्न आपको पढ़ाया जाना, लिखना शुरू कर दो सारी वीडियो के। और नहीं लिखते हो तो वीडियो 3 बार देखनी है कम से कम आपको। और मेरा वादा है कि एग्जाम यूं निकल जाएगा, पता भी ना चलेगा एग्जाम का। सुनिए जरा, बड़ा मजा आएगा एग्जाम में बैठते हुए। एग्जाम में बैठने से पहले ना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस कि हाँ पूछे एग्जाम में क्या पूछना है। तो केडी जाधव थे सबसे पहले पुरुष, और सबसे पहली महिला थी तो कर्णम मल्लेश्वरी। केडी जाधव को 1952 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला था, जो एक कुश्ती से संबंधित थे। और जो वेट लिफ्टिंग से थी वे थी कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन से संबंधित वे थी। और भी बताओ जरा कुछ बातें और बताइए। एक थे प्रोफेसर डी.के. कर्वे। प्रोफेसर डी.के. कर्वे कौन थे। प्रोफेसर डी.के. कर्वे के द्वारा मुंबई में किसकी शुरुआत की गई थी। महिला विधवा गृह की स्थापना किसने की थी। प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने। छोड़िए इसको, आपने बताओ कि मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना की थी हिंदू महासभा की। हिंदू महासभा। अब प्रश्न है कि हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कब की थी। हिंदू महासभा की स्थापना
मदन मोहन मालवीय जी ने की थी वर्ष 1915। 1915 में तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे लौट करके। 1915 को 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उसी के सम्मान में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? आंसर सुनिएगा, 2003 में। पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? तो 2003 ईस्वी में। और बताइए, अभी 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय यूएनओ ने घोषणा की 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। आप मुझे बताएंगे कि 24 जनवरी को पहला अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? 2019 में। 2018 में घोषणा की और 2019। ये जो एग्जामिनर है ना, ये बौखला गए हैं। हम इतने ज्यादा पढ़ लिए कि इन एग्जामिनर्स का प्रश्न याद ना रहे। अब क्या करते हैं, ये उधर उधर के ऊट पटांग प्रश्न लेकर के जाते हैं और कंपटीशन को इतना हार्ड सवाल बना करने की कोशिश करते हैं। फिर भी मेरिट कहाँ जाती है? 80%, 74%, 80% पर यूपीएसआई की मेरिट जा रही है। किसी भी एग्जाम को आप हल्के में ना ले। आने वाले समय में आप ये ना समझ लेना कि एसआई की गई है, वो तो एसआई का पेपर है। यूपीपी का देख लो, एसएससी जीडी का देख लो, आप जीडी का, ये रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। इतनी हैवी मेरिट जा रही है, तो हल्के में ना ले किसी भी सब्जेक्ट को। और ये जो विविध की क्लास है, आप इस क्लास को शेयर जरूर करें। देखिएगा जरा, सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत धीमे धीमे बढ़ रही है, धीमे धीमे बढ़ रही है। इसका मतलब आप उसमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं। जितने भी मदद मैं कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। मैं वीडियो बना रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं ही जहाँ जा करके उसको शेयर करके आता हूं, कहीं इंस्टाग्राम पे, कहीं फेसबुक आईडी पर करके आता हूं। आप क्या करते हैं? अरे एक बार वीडियो का स्क्रीनशॉट ही डाल दो अपनी फेसबुक आईडी पर, 2-4 फ्रेंड को उसको शेयर कर दो। जिस दिन लाइव क्लास पढ़ाने का मौका मिल जाएगा ना, उस दिन गर्दा कट जाएगा। गर्दा क्लास में आप देख लेना, गर्दा कट जाएगा। क्या ऑफलाइन क्लास चलती है तो ऑनलाइन क्लास चलेगी, लेकिन आप उसका घर तक पहुंचाइए तो सही। लगभग सब्सक्राइबर्स की संख्या 550 हो चुकी है। कितने और चाहिए? 450 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। 450 सब्सक्राइबर अगर आप चाहें तो एक दिन में हो सकते हैं। आप एक दिन में करवा सकते हो। व्यूज तो बहुत आ रहे हैं, अब 150, 160, 200 व्यूज आ रहे हैं। इतने सब्सक्राइबर्स पर ही अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो आप अब जरा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, वीडियो को लाइक करिए। और कोई कमी है तो बताइए, जिस पॉइंट पर वीडियो चाहिए वो बताइए। आप क्या बोला है? 24 जनवरी 2019 को यूएनओ ने घोषणा की कि हम अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे। अच्छा, एक दिवस मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, आप भी मुझे बताइए। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मना रहे हैं हम? फिलहाल में मनाते हैं पराक्रम दिवस। और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को किनकी याद में मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में मनाए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? देश नायक कहते हैं, देश नायक। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहते हैं और देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय जी ने शुरुआत किसकी की थी? हिंदू महासभा की वर्ष 1915 ईस्वी को। आप मुझे बताइए कि लीडर नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? लीडर नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे क्या? बताइए जरा। गदर पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? लाला हरदयाल जी ने की थी। और भी बताइए जरा। मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र के संपादन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अभ्युदय नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। और गदर नामक समाचार पत्र लाला हरदयाल का था। लीडर और अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। ध्यान से सुनो, लीडर और अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। गदर लाला लाजपत राय। और बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों का संपादन किया था। और बताइए जरा विचार करके आप मुझे और बताओ कि महात्मा गांधी ने जो केसरी हिंदी की उपाधि थी, ये कब त्याग दी थी? इसको कब त्याग दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी केसरी हिंदी की उपाधि त्यागी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। और कौन थे? और व्यक्ति थे। गांधी जी के तीसरे पुत्र किन्हें कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। सॉरी, पांचवा पुत्र। गांधी जी का पांचवा पुत्र किन्हें कहा जाता है? जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते हैं। और बताइए। अच्छा, एक शब्द आपको देते हैं, एक शब्द लिखते हैं, वो उस पर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। आपने वो शब्द जरूर सुना है। शब्द दिया गया है मिन्स्क। ये शब्द है, आपने सुना तो इसको जरूर है, बहुत चर्चा में चल रहा है। आपको याद हो, ये किसी देश की राजधानी है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस,
24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय वर्ष 1915 ईस्वी को की गई थी। क्या लिखा गया है देखिए जरा, लिखा गया है कि मिन्स्क किसकी राजधानी है। तो आपको याद हो कि रूस और यूक्रेन ये दो देश हैं जिन दो देशों के बीच वर्तमान में युद्ध चल रहा है, और युद्ध भी चल रहा है तो घमासान वाला युद्ध चल रहा है। और इन दोनों के बीच जो सम्मेलन हुआ था पहला वाला, दोनों देशों के जो राष्ट्रपति एक साथ बैठे थे वो मिन्स्क नाम के शहर में बैठे थे। और ये मिन्स्क शहर किस देश की राजधानी है, तो ये राजधानी है बेलारूस की। रूस का पड़ोसी देश है बेलारूस। आपको याद होगा रूस की पूरी हेल्प कर रहा है ये देश। कितना सटीक प्रश्न है, आप बताइए जरा। एग्जाम में ये बात पूछी जानी चाहिए कि नहीं पूछी जानी चाहिए? एग्जाम में ये बात पूछी जानी चाहिए या नहीं पूछी जानी चाहिए? बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क है बेलारूस की राजधानी। अगले पॉइंट पर ना मैं आपको 4 शब्द आपको देते हैं, उन 4 शब्द पर आप विचार कीजिएगा। देखते हैं जरा क्या कर पाते हैं आप। पहला शब्द दिया गया है सुरकोटदा। सुरकोटदा शब्द लिखा गया है। और क्या लिखा गया है? एक लिखा गया है लोथल, एक लिखा गया है लोथल, एक लिखा गया है बनवाली, बनवाली, और एक क्या लिखा गया है? एक लिखा गया है भाई धोलावीरा, धोलावीरा। अब बताना आपको यह है कि कौन सा वो स्थान है जिस स्थान, जो स्थान हड़प्पा कालीन स्थल तो है लेकिन गुजरात राज्य में नहीं है। निम्न में से कौन सा वो स्थान है जो स्थान हड़प्पा कालीन है लेकिन गुजरात राज्य में है ही नहीं? तो सुनिए जरा, सुरकोटदा भी गुजरात में है। और सुरकोटदा की विशेषता है कि यह वो स्थान है जिस स्थान से घोड़े के अस्थि पिंजर प्राप्त हुए थे। घोड़े के अस्थि पिंजर कहां से प्राप्त हुए थे? सुरकोटदा से, हड़प्पा काल स्थल में, और यह गुजरात में है। आंसर तो पता चल गया होगा आपको, अगर याद है तो। नहीं है तो सुन लीजिए, बहुत सारी जानकारियां देकर के जाएंगे। लोथल वो स्थान है, लोथल स्थान है, ये भी गुजरात में ही है। और लोथल किस नदी के तट पर था? भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल था। और कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा और लोथल ऐसे स्थान थे जिस स्थान से यज्ञ वेदियां प्राप्त हुए थे, हवन कुंड प्राप्त हुए थे। लोथल वही स्थान है जिस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मापक उपकरण प्राप्त हुए थे। 16 मापक उपकरण प्रचलित थे। मापक उपकरण, यज्ञ वेदियां, बंदरगाह वाला नगर लोथल था। बनवाली को सुनिए जरा, बनवाली कहाँ है? ये पड़ता है हिसार में, हिसार पड़ता है हरियाणा में। हड़प्पा कालीन स्थल ये भी है लेकिन ये पड़ता है हिसार के अंदर, हिसार यानी हरियाणा के अंदर पड़ता है। और बनवाली किसके लिए प्रसिद्ध था? बनवाली से प्राप्त हुआ था चांदी का मुकुट, कुनाल हिसार हरियाणा। कहाँ? चांदी का मुकुट। और धोलावीरा कहाँ है? ये भी गुजरात में है। धोलावीरा तो चर्चित है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में धोलावीरा को अभी हाल फिलहाल में शामिल किया गया, इसलिए ये चर्चित स्थान है। और क्या प्रश्न इसका बना हुआ है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में कौन सा वो एकमात्र ऐसा स्थल था जिस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य पाए गए थे? किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य पाए गए? तो आंसर धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य। सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पिंजर, और यहां से यज्ञ वेदियां पाई गई, मापक उपकरण पाए गए, ये इनका बंदरगाह वाला नगर था। बनवाली हिसार हरियाणा में पड़ता, धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य पाए गए थे। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये 3 स्थल ऐसे हैं जो कहाँ हैं? ये गुजरात राज्य के अंदर है। आगे चर्चा करते हैं जरा, हड़प्पा कालीन की सभ्यता की चर्चा ज्यादा नहीं करते। एक प्रश्न आप मुझे बताओ, ये बताइए कि सिगरेट जब जलती है, सिगरेट जब जलती है तो सिगरेट के अधूरे जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कितना बढ़िया प्रश्न है, सुपर टैट वालों रट के जाइए प्रश्न को। सिगरेट के जलने से कौन सी विषैली गैस निकलती है? सिगरेट के जलने से निकलती है विषैली गैस CO मीन्स का है, CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विषैली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड विश्व की सबसे विषैली गैस है। कोयले के अधूरे जलने पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और पूछे कि कोयले की खान में विस्फोट कौन सी गैस कराती है? तो आंसर आप लगाएंगे मीथेन गैस। कोयले की खान में विस्फोट कराने वाली गैस कौन सी है? तो आंसर लगा के आएंगे मीथेन गैस है। और भी बताइए जरा, कौन सी वो गैस है जिस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो O2, ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से जानते हैं। कौन सी वो गैस है जो जिस गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है? तो एसिटिलीन। सुनिए जरा कहानी,
एसिटिलीन गैस का प्रयोग, दो प्रयोग हैं। एक तो गैस बेल्ट के रूप में एसिटिलीन गैस, जो पीतल वाला बेल्ट होता है उसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं और उसमें ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं उसको जलाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो आग को जलाने में मदद करती है। बिना ऑक्सीजन के आग जल ही नहीं सकती। और CO2 वो गैस है जो गैस आग को बुझाने का काम करती है। तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग बर्तनों में टाका लगाने में यानी वेल्ड करने के रूप में करते हैं। ये नीली लौ के साथ जलती है और एसिटिलीन की लौ का तापमान 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सोचिए आप कितना होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। हाथ पे लगा दिया 1 सेकंड से कम के लिए तो हाथ में छेद कर देगी इतना। और एसिटिलीन गैस का दूसरा प्रयोग है कि जो फल है, फलों को कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल तरीके से पकाने में इस एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब एसिटिलीन गैस से पहले किसका प्रयोग करते थे, तो करते थे कार्बेट का। और कार्बेट क्या था, कार्बेट हुआ करता था कैल्शियम कार्बाइड। वो हुआ करता था कैल्शियम कार्बाइड। और ये एसिटिलीन बनती कैसे है, कैल्शियम कार्बाइड पर यदि हम जल डाल देते हैं, इसको याद रख के देना, पूछता है इसको, और रेलवे ग्रुप डी वालों रट के जाइयो। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस बनती है, एसिटिलीन। तो जब कैल्शियम कार्बाइड को पकाते थे पपीता, आम को, तो उससे लग जाता था, चिपक जाता था, उसकी लेयर से, आम के छिलके से चिपक जाता था। जो खाते थे तो पेट खराब हो जाता था, जी बीमारियां पड़ जाती थी, जिसके कारण इस पर बैन लगा दिया गया है। इसमें पानी मिलाओ, उससे गैस बनेगी एसिटिलीन। उस गैस से पकाना है तो फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर फल पकते हैं, वृक्षों पर लगे तो उसमें उपयुक्त एक हार्मोन प्रयोग में होता है जिसका नाम है एथिलीन। एथिलीन हार्मोन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एथिलीन को किसने खोजा था, कार्नबर्ग ने। एथिलीन हार्मोन्स को किसके द्वारा खोजा गया था, तो आंसर कार्नबर्ग नाम के व्यक्ति के द्वारा खोजा गया था। और बताइए जरा, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट में आप मुझे बताओ कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। कितना बेहतरीन सवाल लेकर के आए हैं, बताइए जरा। ये तो याद होंगे आपको, चलो छोटी है। प्रश्न ये है मेरा कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, तो आंसर है 84 सीट। कितनी है लोकसभा में, 84। उत्तर प्रदेश से कितनी जाती हैं, 80 सीटें लोकसभा में जाती हैं उत्तर प्रदेश से, और 40 सीटें आरक्षित है। आप बताइए कि जो SC/ST को अल्पसंख्यक SC/ST आयोग का गठन किया गया है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत या किस भाग के अंतर्गत SC/ST आयोग का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर जो है हमारा वह है 244 और भाग नंबर कौन सा है, 10, जिसके अंतर्गत SC और ST के लिए आयोग का गठन किया गया है। इसको भी आप याद रख करके जाइएगा। अच्छा, और बताओ जरा, आप और क्या बताएंगे, और बताओ कि भारत में जो 12 है, 12 नंबर, 11 नंबर का अनुच्छेद है, 11 नंबर का, हाँ 11 नंबर के अनुच्छेद के बारे में बताइए। 11 भाग। देखिए जरा, लोकसभा में SC/ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 84 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं, तो 80 सीटें जाती हैं। लोकसभा में SC/ST के लिए एक आयोग स्थापित किया जाएगा, उसका प्रावधान भाग नंबर 10 में है और अनुच्छेद नंबर 244 के अंतर्गत आता है। और केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस भाग में है, भाग नंबर 11 में है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस राज्य में है, भाग नंबर 11 के अंदर है। केंद्र राज्य बीच संबंध भाग नंबर 11 के अंदर। लाइट ऑफ भाग चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो भी हुआ 33 मिनट की। और कुछ पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और थोड़ा सा और बताइए जरा कुछ। एक ये बताओ कि डलमा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। डलमा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य। झारखंड राज्य वही जो भारत का सबसे ज्यादा खनिज संपदा वाला राज्य है, झारखंड। उसमें डलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। नंदनकानन कहाँ बताया, उड़ीसा। रोहिला हिमाचल प्रदेश। नागरहोल कर्नाटक। जिम कार्बेट उत्तराखंड, रामगंगा कर दिया गया है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। हिमिस नेशनल पार्क उधर लद्दाख के अंदर स्थित है। क्या लिखा गया, डलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ बोला है, झारखंड में। डलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा, डलमा को छोड़िए, एक शब्द और लिखा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। गैल्वेनोमीटर, या एक शब्द और लिख दिया गया है एमीटर।
गैल्वेनोमीटर और एमीटर, अब आप उलझ जाओगे इसमें। तो गैल्वेनोमीटर में भी विद्युत धारा मापते हैं और इसमें भी विद्युत धारा मापा जाता है, इसमें भी विद्युत धारा। एमीटर में क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं, एम्पीयर मापते हैं। और गैल्वेनोमीटर में भी क्या मापते हैं? विद्युत धारा को ही मापा जाता है। लेकिन सुनिए जरा, मेरी बात सुनिए, जो गैल एमीटर है, एमीटर में मापी जाता है धारा का परिमाण, मतलब कि मात्रा। मात्रा का मतलब कि कितनी विद्युत धारा आ रही है। और गैल्वेनोमीटर में मापा जाता है धारा का परिमाण प्लस दिशा। याद रख के जाइए, उलझना नहीं है आपको। गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा की परिमाण यानी मात्रा को भी मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं यानी कि, और उसकी दिशा भी मापी जाती है। लेकिन एमीटर में क्या मापते हैं? केवल विद्युत धारा को मापा जाता है। आगे विचार कीजिए जरा। नेक्स्ट और भी बताओ जरा कि जो पिछली वीडियो मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था कि जो गैसों का आयतन है उसको किस में मापते हैं? गैसों का आयतन किस में मापते हैं? याद कीजिए जरा, पिछले दिनों पढ़ाया, पिछली वीडियो में ही है। ओडोमीटर में किस में मापते हैं? ओडोमीटर में मापते हैं। और गैसों का घनत्व किस में मापते हैं? पिकनोमीटर में। पिकनोमीटर में मापते हैं गैसों का घनत्व। अच्छा, फिर आगे बताइए जरा। एक होता है टेकोमीटर। टेकोमीटर में क्या मापते हैं? घूर्णन गति, कि कोई वस्तु कितनी स्पीड के साथ घूम रही है, उसको किस में मापते हैं? घूर्णन गति में। टेकोमीटर में क्या मापते हैं? घूर्णन गति को। नेफोमीटर में क्या मापते हैं? फिर नेफोमीटर बादलों की दिशा और गति। बरोबर सुनिए, बादलों की दिशा और गति किस में मापी जाती है? तो आंसर क्या है हमारा? नेफोमीटर में मापते हैं, नेफोमीटर के अंदर। और भी बताओ, एनीमोमीटर में पवन का वेग मापते हैं या फिर ब्यूफोर्ट स्केल में पवन का वेग मापा जाता है। और बताओ जरा कि वो व्यक्ति कौन थे जिस व्यक्ति ने पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? एजी टांसले। बात सुनिए जरा, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एजी टांसले ने। सुन रहे हो ना सुपर टेट वालों, आपसे ये प्रश्न पूछे जाने के चांस रहते हैं। और जब पूछे कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द तो किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने। और गहन पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? तो नीचे नाम का व्यक्ति आएगा। नीचे गहन पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? तो नीचे नाम के व्यक्ति के द्वारा यह शब्द दिया गया था। बताइए जरा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊष्मा। कहना क्या चाहते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य के प्रकाश में पौधे ऊर्जा बनाते हैं, और पौधे को खा गई बकरी, और बकरी को खा गया शेर, और शेर को खा गए जीवाणु। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि पौधे के अंदर जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज वगैरह है, वो बकरी के अंदर जाएगा, वो ऊर्जा के रूप में जाएगा। लेकिन बकरी को फिर शेर खाएगा, तो क्या शेर के इस पौधे के अंदर जो प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, जो भी कुछ था, वो शेर के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन यही प्रश्न एग्जामिनर ने बनाया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में केवल किसका स्थानांतरण होता है? तो ऊर्जा का। और ऊर्जा भी कितना परसेंट जाती है? 10%। इस पौधे के अंदर 100% ऊर्जा है। तो अगर इसको बकरी खा जाए तो पौधे के अंदर जितनी भी ऊर्जा थी उसकी ऊर्जा का 10% कहाँ चली जाएगी? बकरी के अंदर। अब बकरी के अंदर ये 100% हो गई, अब 100% का भी 10% कितना? 1% चली जाएगी शेर के अंदर। और इसका भी कितना चला जाएगा? 0.1% जाएगी जीवाणु के अंदर। तो किस एक जीव से दूसरे जीव में केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पोषक तत्वों का नहीं होता। और एक जीव से दूसरे जीव में कितना प्रतिशत ऊर्जा जाती है? याद रखिएगा, 10% ऊर्जा जाती है। और ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊष्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को किस में मापा जाता है? ऊष्मा में मापते हैं, ऊष्मा में। बताइए जरा कि जो पर्यावरण है, या चलो अब ज़्यादा चर्चा नहीं करते, बहुत समय हो गया है, 40 मिनट की वीडियो हो गई है, काफ़ी है। और अगली वीडियो फिर लेकर के आएंगे, देखेंगे। देखिएगा जरा, हिंदी की वीडियो में थोड़ी ज़्यादा मेहनत आती है। हिंदी की वीडियो, जीके की वीडियो का क्या होता है कि जीके की वीडियो तो एक बार चालू कर दी, मुझे प्रश्न आंसर क्वेश्चन आंसर बोलने हैं, कहानी खत्म। लेकिन हिंदी की वीडियो मुझे बार बार लिखना पड़ता है, 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो थोड़ा सा आप सोचिएगा, जरा विचार करिएगा। मैं विचारों में नहीं हूँ कि हिंदी की वीडियो बनाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी की वीडियो, तो वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा व्यूज़ जीके की वीडियो से हिंदी के आने चाहिए। सब्सक्राइबर्स की संख्या निरंतर बढ़नी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।